Yes, Vijay. So today we are going to revise this topic, Mongol Empire. It is the fourth topic of history. Okay, so Mughal Empire. So after Delhi Empire, Delhi Sultanate Empire, there was next Mughal Empire established their control over the vast territories of India. ठीक है, इंडिया की बहुत सारी टेरिटरीज के ऊपर ये मुगल एम्पायर का रूल था. So these Mughal, they were the descendants. अब ये मुगल्स कौन थे? These were the descendants of two dynasties. एक थी डायनेस्टी तैमूर की एंड सेकंड वन किसकी थी? मंगोल. ठीक है, दो डायनेस्टीज के ये डिसेंडेंट्स थे. मदर की साइड से ये मंगोल्स के थे और फादर की साइड से तैमूर डायनेस्टी के ये डिसेंडेंट्स थे. सो इनकी अब ये जो डिसेंडेंट्स थे, दे वर want themselves to be called as descendants. किसके डिसेंडेंट्स? वो अपने आप को चाहते थे कि हम किसके डिसेंडेंट्स हमको बोला जाए? तैमूर के. ठीक है, क्यों? बिकॉज देयर हिस्ट्री इट वाज रिलेटेड टू ब्रेवी. दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर इन इंडिया आल्सो, इन दिल्ली आल्सो. ठीक है, सो बट देयर हिस्ट्री, मंगोल्स हिस्ट्री, इट वाज रिलेटेड टू मैसेकर ऑफ मेनी पीपल. क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने कई लोगों का मैसेकर किया था, ब्लडशेड किया था. So that is why they don't want to be called as Mongols. ठीक है, and they want to be called as descendants of Taimur. And so then they first emperor, जो first emperor था इंडिया में, मुगल emperor, who was the first emperor? बाबर. ठीक है, so Babur was the first Mughal emperor in India. And there were many other emperors after then Babur. There were Humayun, then Akbar, Shah Jahan, ठीक है, Jahangir, Shah Jahan, and at last Aurangzeb. So Aurangzeb was the last powerful Mughal emperor. ठीक है, तो औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था. इन बिटवीन ये सारे डिफरेंट रूलर्स जो थे ये इंडिया में आए. ठीक है, सो दीज मंगोल्स दे एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर इन इंडिया. ठीक है, उन्होंने अपना जो एम्पायर था वो एस्टैब्लिश कर लिया इंडिया में. ठीक है, सो देयर वर डिफरेंट एम्परर्स हु क्रिएटेड देयर एम्पायर इन इंडिया. ठीक है, एंड देन we will discuss brief knowledge कि where they have established their empire in many places. ठीक है, पूरा नॉर्थ इंडिया हम कह सकते हैं, हम गुजरात का पूरा वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पूरा एरिया जो था इनके अंडर था. जिसमें से कुछ नेम, जो प्रोविंसेस के कुछ नेम्स हैं वो हैं पानीपत, दिल्ली, अजमेर, मथुरा. ठीक है, फतेहपुर सीकरी गुजरात का एरिया, प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पंजाब, आज का पंजाब, सारा एरिया जो था वो किन के अंडर था? इन मुगल्स के अंडर था. ठीक है, यस, मेनी एरियाज. आप इसमें से कुछ एरियाज जो है वो लर्न कर सकते हैं. ठीक है, सो मेनी एरियाज दे वर अंडर दीज मुगल्स. ठीक है, सो दीज मुगल्स दे हैव when they were establishing their empire, तो अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश करने के लिए they were defeated many rulers. कई रूलर्स को तो उन्होंने डिफीट कर दिया. ठीक है, कई रूलर्स ने अपने आप दे एक्सेप्टेड देयर सुपरमेसी, उन्होंने उनकी सुपरमेसी एक्सेप्ट कर ली. कईयों ने दे हैव गॉट देयर डॉटर्स मैरिड टू दीज मुगल्स. ठीक है, और बाद में मुगल्स ने फिर उनको अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे रैंक पे कुछ पोजीशंस भी दे दी. ठीक है, तो उनके रिलेशंस काफी मुगल्स ने इस तरह अपने रिलेशंस बना के अपने एम्पायर को काफी आगे एस्टेब्लिश कर लिया. इसके बाद हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था. सो एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने मनसबदार और जागीरदार ये अपॉइंट किए हुए थे. सो मनसबदार और जागीरदार कौन से? मनसबदार या जागीरदार. ठीक है, कि मनसब का मीनिंग होता है एक रैंक, कि उनको एक रैंक दिया जाता था मुगल एम्पायर में. ये एक रैंक जिसको मिल जाता था
इट मीन्स उस रैंक के साथ उनकी सैलरी भी साथ में ही होती थी कि ये इनका रैंक है, इनको ये सैलरी मिलेगी, ये इनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ये इनका जैट है। ठीक है, जैट मतलब कि एक इतनी वैल्यू है कि इनकी सैलरी की इतनी वैल्यू है, तो जिसका जैट ज्यादा हो गया वो उसकी उतनी वैल्यू, रैंक उतना ज्यादा हो गया। ठीक है, तो जैट, ये सारी चीजें इन मनसबदार को, अब जिसको ये मनसबदार की पोजीशन मिल गई उसको एक जागीर भी मिल जाती थी। ठीक है, जागीरदार भी उनको कहा जाता था, उनको एक जागीर मिल जाती थी और उस जागीर मतलब लैंड एरिया। ठीक है, एक प्रॉपर लैंड एरिया मिल गया है और वहां से उन्होंने क्या कलेक्ट करना है, रेवेन्यू, जो उनकी रेवेन्यू असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू जागीर, जागीरदार भी कहा जाता था उनको। ठीक है, जागीरदार, मनसबदार, जागीरदार कहा जाता था। तो उनको जागीर दी जाती थी मुगल एम्परर्स की तरफ से, तो वो जागीर से वो क्या कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू मतलब टैक्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस वो कलेक्ट करते थे, जो कि मुगल्स उनको बताते थे कि ये टैक्सेस आपने कलेक्ट करने हैं। ठीक है, एक तो उनको ये रेवेन्यू असाइनमेंट्स मिल गई, जो उसको हम क्या कहते थे, जागीर। तो जागीर क्या था उनकी, रेवेन्यू असाइनमेंट्स की, फ्रॉम दीज लैंड यू हैव टू कलेक्ट द रेवेन्यू। जैसे कि इक्तादार, उनको भी लैंड दी जाती थी, वो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन वो अपनी इक्ता में ही रहते थे, वहीं पे सारा कलेक्ट करके, वहीं की मिलिट्री कैंपेन वगैरह सारे, इनके पास भी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। ठीक है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके पास भी हैं, जो भी ये जैसे आगे मिलिट्री कैंपेन चलाने, इन्होंने अपने एम्पायर को आगे एक्सटेंड करना है, तो एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए इनको फाइट करनी पड़ेगी, तो वो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मनसबदार्स को भी मिली हुई थी। ठीक है, जागीर भी इनको मिली हुई थी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इनको मिली हुई थी, और इसी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये अपने पास क्या मेंटेन करते थे, आर्मी भी मेंटेन करते थे, सोल्जर्स की। ठीक है, तो सवार, कैवेलरी, ठीक है, मिलिट्री मैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, अपनी कैवेलरी मेंटेन करते थे, सोल्जर्स की आर्मी मेंटेन करते थे वो। ठीक है, और वो भी उनको बताया जाता था कि आपने कितनी आर्मी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो यही इनको मनसबदार को ये सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करनी पड़ती थी, उनको जागीर भी मिलती थी। ठीक है, और उनको एक जैट रैंक भी मिलता था कि ये आपका जैट है, ये आपका रैंक है। ठीक है, सो देन इसमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था कि विच मनसबदार और जागीरदार इज कलेक्टिंग हाउ मच लैंड रेवेन्यू, ये सारा रिकॉर्ड मुगल एम्पायर के पास, एम्परर के पास रखा जाता था, और जो भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो किसको देते थे, एम्परर्स को। ठीक है, मुगल एम्परर्स को रेवेन्यू कलेक्ट करके आगे, तो प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था हर एक चीज का। इसी में फिर एक और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ही है, जैसे अकबर के टाइम पीरियड में भी ये जागीर, ये हमें प्रॉपर रिकॉर्ड मिलता है, सारी हमें रिटन इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था। ठीक है, इसके बाद एक और एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करते हैं जब्त एंड जमींदार की। ठीक है, कि ये भी जब्त और जमींदार की पोजीशंस भी होती थी, एक तो मनसबदार हो गए, जागीरदार हो गए। ठीक है, एक जब्त और जमींदार। जब्त और जमींदार कैसे, कि जो जमींदार होते थे, जितने भी लोकल चीफ, ठीक है, कुछ एक एरिया है वहां का जो भी विलेज का हेडमैन, हेड हो गया, या कोई लोकल वहां का नवाब हो गया, लोकल चीफ हो गया, तो वो सारे क्या करते थे, वो भी टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, ये भी टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और ये भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देते थे, मुगल एम्परर्स को। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए, इंटरमीडियरीज, ये भी इंटरमीडियरीज थे, जो पीजेंट, अब टैक्स किससे कलेक्ट करना है, पीजेंट से, ये किससे कलेक्ट करना है, रेवेन्यू, पीजेंट से। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इन बिटवीन हो गए, तो ये इंटरमीडियरीज की रोल भी प्ले करते थे कि दे वर कलेक्टिंग टैक्सेस एंड पेइंग टू द मुगल एम्परर्स। इनके पास भी काफी पावर्स होती थी जमींदार के पास। तो इसमें हम जो भी लोकल चीफ है, लोकल हेडमैन है, सभी के लिए हमने एक ही टर्म यूज कर ली, जमींदार। ठीक है, चाहे वो लोकल नवाब है, चाहे लोकल चीफ है, या फिर लोकल विलेज का हेड है, तो सभी के लिए हमने एक ही टर्म यूज कर ली। अब क्योंकि जो मुगल एम्परर की मेन, हम कह सकते हैं कि इनकम, जो इनको मेन इनकम हो रही थी वो कहाँ से हो रही थी, ये लैंड रेवेन्यू से। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर उन्होंने
अकबर के टाइम में जो टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर था उसने पूरे 10 इयर्स का रिकॉर्ड तक लगाया था कि कितनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो रही हैं, किस क्रॉप से कितना रेवेन्यू हो रहा है, कौन सी क्रॉप ज्यादा हो रही है, किस पे हम ज्यादा रेवेन्यू लगा सकते हैं, किस पे नहीं लगा सकते, है ना। तो ये सारा प्रॉपर 10 इयर्स का उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड तक रखा था। तो इसी में ये जो जमींदार होते थे दे वर कलेक्टिंग दीज रेवेन्यूज। अब इस रेवेन्यू कलेक्शन में कैसे किया जाता था कि हर एक एरिया को एक प्रोविंस में डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। एक एरिया को एक प्रोविंस बना दिया और उस प्रोविंस में अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स बना दिए कि इस एरिया से आप कलेक्ट करोगे, इस एरिया से आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो एक प्रोविंस में कई रेवेन्यू सर्कल्स बना दिए गए और इस प्रॉपर सिस्टम को क्या कहा जाता था, जब्त। और उस रेवेन्यू सर्कल से क्या कलेक्ट किया जाता था, रेवेन्यू। तो ये सारा रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम था, तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, जब्त। क्या कहा जाता था, व्हाट वाज जब्त? जब्त क्या था, जब्त क्या था? हाँ जी, हु वर जमींदार्स? हु हैज अपॉइंटेड जमींदार्स? किसने अपॉइंट किया था इनको? एंड विच पर्सन्स वर अपॉइंटेड एज जमींदार्स? कौन से पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता था? विलेज हेडमैन, या वो विलेज हेडमैन हो सकता था, या वो कौन हो सकता था, लोकल चीफ, वहां का लोकल नवाब हो गया, ठीक है। तो लोकल चीफ वहां, उनको भी वो जमींदार अपॉइंट कर सकते थे, ठीक है। कोई भी विलेज हेडमैन हो गया उसको भी। तो ये डिफरेंट, जरूरी नहीं कि वो अपने ही, जैसे जो उनके एम्परर के साथ में ईरानीज या आए हैं तुरानीज, उनको ही वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंट अलग अलग थे, जैसे मनसबदार भी वो अपॉइंट कर रहे हैं या जमींदार अपॉइंट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं वो अपने ही पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे। तो वहां के वो लोकल पर्सन्स को कोई डिफरेंट, जैसे कई मराठास, कई उन्होंने तुगलक्स, इनको भी क्या किया, अपॉइंट किया, ठीक है। तो कई मराठास, इनको भी उन्होंने अपॉइंट किया। इसमें से राजपूत रूलर्स, उनको भी अपॉइंट किया एज मनसबदार या जागीरदार, ठीक है। इसके बाद अब ये क्लियर हो गया कि जब्त क्या था। जब्त भी रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था जिसमें एवरी प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स, ठीक है। और उस रेवेन्यू सर्कल से क्या किया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम, बिकॉज लैंड रेवेन्यू यही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था। इसी से ही वो अपना सारा एक्सपेंडिचर, मुगल एम्पायर जो उनका लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो उनकी इनकम है, उसी से वो आगे सैलरीज पे कर रहे हैं सभी को, है ना। जो मनसबदार, जागीरदार है, जो सोल्जर्स हैं, सभी को वो उसी रेवेन्यू कलेक्शन में से ही सैलरी पे कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था इन मुगल्स के लिए। तो इसके लिए बहुत प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था हर चीज का, और साथ ही साथ प्रॉपर सर्वे भी किया जाता था कि किस पे कितना रेवेन्यू लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, ठीक है। इसी के बाद फिर हम इसमें करते हैं अकबर की। वैसे तो यह सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसका था, मुगल एम्पायर में इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था, ठीक है। फिर इसी में हमने बात की एक अकबर की पॉलिसीज। अकबर की आफ्टर बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद कौन नेक्स्ट एम्परर था, अकबर, ठीक है। तो अकबर की पॉलिसीज के बारे में कि अकबर ने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की कैसी पॉलिसीज थी, या उसकी, इसके बारे में हम क्यों ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसने रिलीजियस डिबेट्स भी करवाए थे, डिस्कशन रिलीजियस के, इसने नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था सुलहकुल का भी, ठीक है। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें भी, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिफरेंट प्रोविंसेस बनाए जाते थे, ठीक है। अलग अलग प्रोविंसेस बनाए गए और अलग अलग प्रोविंसेस में डिफरेंट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। जैसे वहां का एक सूबेदार हो गया, एक वहां पे सूबेदार अपॉइंट कर दिया वहां पे, जो कि वहां का पूरा मिलिट्री वगैरह, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जहां मनसबदार को दी गई है, ठीक है, वो सारी देखेगा। उसके बाद फाइनेंशियल ऑफिसर, दीवान हो गया, ठीक है। और भी कई उसको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स, जैसे बख्शी हो गया, ठीक है, सदर हो गया, फौजदार, कोतवाल, ये डिफरेंट मिनिस्टर्स हो गए जो कि उस सूबेदार को आगे हेल्प करते थे, ठीक है। तो अलग अलग प्रोविंसेस में इस तरह उसने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने डिवाइड किया हुआ था। अब एक और इसने
जो न्यू आइडिया दिया था वो था सुलह कुल का। ठीक है, ये था उसका न्यू आइडिया। ये उसने कैसे इंट्रोड्यूस किया? पहले तो उसने क्या की, कई तरह की रिलीजियस डिस्कशंस की। ठीक है, कई तरह की रिलीजियस डिस्कशंस, डिबेट्स। डिबेट्स किसके साथ किए? अलग अलग रिलीजियस लीडर्स। सिर्फ एक ही रिलीजन के साथ उसने बात नहीं की, अलग अलग रिलीजन के जो लीडर्स थे उनके साथ मिलके उसने बात की। उनके साथ मिलके उसने क्या बात की? जो इबादत खाना में बैठ के वो सारी डिस्कशंस करता था, और उस रिलीजियस स्कॉलर जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए, उलेमास हो गए, ठीक है, रोमन कैथोलिक प्रीस्ट हो गए, और इन सबके साथ उसने अलग अलग रिलीजन के स्कॉलर के साथ डिस्कशन की। और इन सारे डिस्कशंस के बाद वो किस कंक्लूजन के पहुंचा? उसका कंक्लूजन ये था कि ये जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ये क्या हैं? बाय गॉड्स हैं। मींस कि वो सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में ही बात करते हैं, दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और वो एक उसमें बिलीव करते हैं, डॉगमास में बिलीव करते हैं कि वो स्टेटमेंट जो देते हैं कि ये हमारी रिचुअल है, इसको आपने फॉलो करना है, चाहे आपको इसका मीनिंग पता है नहीं पता है, यू हैव टू फॉलो। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है कि हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, बस आपको बोला गया तो आपको फॉलो करना है। तो इस तरह की रिलीजियस डिस्कशंस में ये उसने कंक्लूजन निकाला कि जितनी भी रिलीजियस डिस्कशंस हैं तो सारे ही रिलीजन जो हैं उनका जो मेन हम कह सकते हैं कि इस तरह। तो उसने क्या फिर आइडिया इंट्रोड्यूस किया? उसने आइडिया इंट्रोड्यूस किया सुलह कुल का। इसका सुलह कुल का मतलब क्या था? यूनिवर्सल पीस, कि जिसमें किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कि एक रिलीजन के लोग आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे आपस में। टॉलरेंस मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यस, ठीक है हर्षिया बेटा। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सुलह कुल का आइडिया है। और यही आइडिया ही उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी लागू किया, कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था, सभी को प्रॉपर फ्रीडम थी अपने अपने रिलीजन को अडॉप्ट करने की। किसी के साथ ये नहीं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और दूसरे को नहीं देते थे। ठीक है, तो ये थी अकबर की पॉलिसीज। तो अकबर की पॉलिसीज में ये हमने स्पेशल किया क्योंकि उसका ये सुलह कुल का जो आइडिया था इसको उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो किया था। ठीक है, यही आइडिया उसने अपनी गवर्नेंस में भी फॉलो किया। तो दीज आर ऑल द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, किसी एक पॉइंट में अगर किसी में कोई डाउट है आपको? अकबर ने सुलह कुल का जो आइडिया था, अब ये सुलह कुल का आइडिया क्या था? ये उसने न्यू हम कह सकते हैं कि एक रिलीजन का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये उसका नया आइडिया रिलीजियस आइडिया था। वो कहता था कि सभी रिलीजन क्या है? एक जैसे हैं। ठीक है, सभी रिलीजन एक जैसे हैं, देयर इज नो सबका गॉड क्या है? एक है। तो यूनिवर्सल पीस, जिसमें कि कोई किसी के साथ रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये आइडिया उसने दिया। तो यही आइडिया उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी फॉलो किया, कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, सब में और सब ऑनेस्टी से, जस्टिस से, पीस से और एक सिस्टम ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये क्या था? एक सिस्टम ऑफ एथिक्स, कि जितने भी हमारे एथिक्स है उन सबको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एथिक्स इसमें फॉलो किए जाएंगे यूनिवर्सल पीस में, कि सभी आपसे आपस में पीसफुली रहेंगे, आपस में फाइट नहीं करेंगे किसी छोटी छोटी बातों पे। ठीक है, सो देन इसी में से यस बच्चे, नाउ टेल मी दैट व्हाई मुगल्स दे emphasize their Tamur dynasty and not the Mongol descent. Yes, why they emphasize their Timurid dynasty and not the Mongol descent? Yes, why they emphasize? हाँ जी, क्यों emphasize करते थे वो? कि वो चाहते थे कि
they should be called as Tamur descent, not the Mongol descent. Why? इसी पे ही जोर देते थे, इस पे नहीं देते थे. हाँ जी, क्योंकि because Mongol history was related to the massacre of many people. क्योंकि इनकी हिस्ट्री बहुत ब्लडशेड के साथ जुड़ी हुई थी कि बहुत लोगों का इन्होंने मारपीट की है. लेकिन अगर तैमूर ने किसी पे कब्जा भी किया ना तो ब्रेवरी से, बहादुरी से लड़के किया. तो इसलिए इनकी हिस्ट्री ब्रेवरी के साथ जुड़ी हुई थी. तो इनकी मैसेकर, ब्लडशेड, ऐसे कि उन्होंने जाके मारा तो वहां पे जाके अपना कंट्रोल कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया. ठीक है, इसलिए वो देवर एम्फेसाइज दिस तैमूरिड देयर डेसेंट. डेसेंट मतलब कि जिसके वो उनके हम कह सकते हैं कि एंसेस्टर्स थे, दीज मंगोल्स एंड तैमूर्स. ओके, सो व्हाई लैंड रेवेन्यू वाज इंपॉर्टेंट फॉर मुगल एम्परर्स? व्हाई दिस लैंड रेवेन्यू? लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट क्यों था? हाँ जी बेटा. बिकॉज ऑफ टेम्पल्स नहीं, सिर्फ टेम्पल्स नहीं, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि जैसे दिल्ली सुल्तान जब आए थे तो उन्होंने बहुत सारी क्या कहते थे मॉस्क्यूज वगैरह बनवाई थी, है ना. तो इन्होंने टेम्पल्स में ज्यादा फोकस नहीं किया था. तो मेन जो भी लैंड रेवेन्यू उनको मिलता था, इस लैंड रेवेन्यू से क्या करते थे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर होता था. एक्सपेंडिचर में क्या है, उनकी सैलरीज देनी है, उन्होंने अपनी आर्मी को सैलरीज देनी है, डिफरेंट मनसबदार जो हाई पोस्ट पे पर्सन है उनको देनी है. ठीक है, और अगर अपनी आर्मी में कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है, यहाँ अपने एरिया में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, तो उसके लिए वो सारा जो भी रेवेन्यू कहाँ से आएगा? पीजेंट से. लैंड रेवेन्यू इनकम टैक्सेस से आएगा. ठीक है, तो इसलिए ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट थी. सारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ये यहीं से निकालते थे. ठीक है, ठीक है बेटा. एनी अदर पॉइंट? इसके बाद यस, सो व्हाई दीज मुगल एम्परर्स दे वर रिक्रूटिंग मनसबदार्स, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट तुरानीज और ईरानीज. कि ये जो मुगल एम्परर्स थे ये अलग अलग बैकग्राउंड के, ये जो मनसबदार थे ये जरूरी नहीं कि ईरानियंस ही होंगे या तुरानियंस होंगे जहां से वो आए थे. तो किसी अलग अलग पर्सन को भी अपॉइंट करते थे. क्यों अपॉइंट करते थे? व्हाई दे वर अपॉइंटिंग दीज मनसबदार फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स? हाँ जी, एनीवन फ्रॉम स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन? Yes, कि why these Mughal emperors they were recruiting these mansabdars from different backgrounds. Different backgrounds के जरूरी नहीं कि वो ईरानियंस या तुरानियंस होने चाहिए, वो अलग अलग कम्युनिटीज के भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे राजपूत हो गए, मराठा हो गए, तो उनको भी अपॉइंट कर देते थे. क्यों कर देते थे? हाँ जी, इसमें हम ये पॉइंट लिखेंगे कि एज द पीजेंट्स दे वर पेइंग लैंड रेवेन्यू, तो दे वांट पीपल टू बी कंफर्टेबल. क्योंकि जो लोग हैं वो अपने लोकल चीफ के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं. जैसे लोकल चीफ को ही उन्होंने अपॉइंट कर दिया, जमींदार भी, तो लोग अपने लोकल चीफ के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं. तो इसलिए वो करते थे सो दैट द पीपल दे शुड बिकम मोर कंफर्टेबल विद देयर चीफ्स, और उनको इजीली वो टैक्स रेवेन्यू पे कर दे. ठीक है, इसीलिए वो करते थे अलग अलग बैकग्राउंड से. So that they were recruiting these mansabdars from different backgrounds in order to make people comfortable with them. ताकि ये जो लोग हैं जो लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं, these people should be comfortable with the mansabdars. अगर उनके ही एरिया के राजपूत का एरिया है तो वहीं पे राजपूत को अपॉइंट कर दिया है मनसबदार, तो they can easily give them land revenue. ठीक है, okay then revise this topic thoroughly बेटा.